Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको समझा था, राइट? तो आज इस पार्ट 2 में हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखने वाले हैं। हम आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया अपने पड़ोसियों, जो हमारे नेबर्स हैं, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं यानी ग्लोबल पावर्स, उनके साथ आखिर अपने रिश्ते कैसे मेंटेन करता है। और देखो, ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि आप समझो कि दुनिया के नक्शे पर आखिर भारत की जगह क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम पहले इंडिया के पड़ोसियों से शुरू करेंगे, फिर ग्लोबल पावर्स तक जाएंगे, बीच में सार्क जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को समझेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए सब कुछ अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद है ना, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में एक देश के दूसरे देशों के साथ रिश्ते, और ये रिश्ते उसकी शांति, सुरक्षा और विकास यानी पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। अब इस पार्ट 2 में हम यही देखेंगे कि ये पॉलिसी असल में काम कैसे करती है, अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे वेस्टर्न नेबर अफगानिस्तान की तरफ। अगर आप मैप में देखें तो अफगानिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाई। लेकिन आज वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है, अ वेरी बिग चैलेंज, और वो चैलेंज है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बच्चों, इस टर्म का मतलब अच्छे से समझो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनैतिक अस्थिरता एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां किसी देश की गवर्नमेंट यानी सरकार बहुत ज्यादा कमजोर होती है। वहां लगातार झगड़े या बदलाव होते रहते हैं, और अफगानिस्तान में इस इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का डोमिनेंस यानी उनका वर्चस्व। ये पॉइंट एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो ऐसे मुश्किल हालात में इंडिया ने क्या किया? देखो, इंडिया ने हमेशा एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया है, और यही तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर प्रिंसिपल है, आत्मा है, कि हम दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में यानी उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उनकी मदद करते हैं। हमने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता यानी पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लाने में हेल्प की। वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, इसमें हमने सपोर्ट किया। और सोचो, जो स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स सब वॉर में तबाह हो गए थे, उन्हें इंडिया ने फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प देकर यानी आर्थिक और तकनीकी मदद देकर फिर से रीबिल्ड करवाया। तो इससे क्या पता चलता है? की टेकअवे क्या है कि इंडिया अफगानिस्तान का एक ट्रस्टेड, एक विश्वसनीय डेवलपमेंटल पार्टनर है। बेटा, जब एग्जाम में इंडो अफगान रिलेशंस पर क्वेश्चन आए ना, तो ये पॉइंट्स आपके आंसर के स्टार पॉइंट्स बनेंगे, इन्हें जरूर लिखना। ओके, तो चलिए अब वेस्टर्न बॉर्डर से मूव करते हैं हमारे ईस्टर्न नेबर्स की तरफ। इन देशों को हम हिमालयन एंड ईस्टर्न गेटवेज भी कहते हैं। अब इस सेक्शन में हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ इंडिया के रिलेशंस को अच्छे से समझेंगे। ये देश ज्योग्राफिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी यानी रणनीतिक रूप से इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था? हाँ, जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उसके 2 हिस्से थे, एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच फिजिकली बहुत दूरी थी, सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं बल्कि कल्चरल भी। इन मैप्स को जरा ध्यान से देखो। पहला मैप आपको वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दिखा रहा है, जिनके बीच में पूरा का पूरा इंडिया है। अब वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन डोमिनेंट थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। इस लिंग्विस्टिक डिफरेंस यानी भाषा के अंतर के अलावा वहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेट करता था, जिसके कारण वहाँ एक लिबरेशन मूवमेंट यानी एक मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया। तो इस टाइमलाइन को अच्छे से समझो। 1971 से पहले वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही जा रहे थे। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस से आज़ाद होने के लिए अपना फ्रीडम स्ट्रगल यानी आज़ादी की लड़ाई शुरू की, और इस स्ट्रगल में इंडिया ने उनकी पूरी मदद की। एंड फाइनली 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये हिस्ट्री इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की नींव है, उसकी फाउंडेशन है, और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है।
हाँ, शुरुआत में कुछ इश्यूज आए, जैसे कि नदी के पानी का बंटवारा यानी शेयरिंग रिवर वाटर्स, और कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे। लेकिन इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को आपसी बातचीत से पीसफुली सुलझा लिया गया है। दोनों देशों ने इसके लिए ट्रीटीज यानी संधियां साइन की हैं, और आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापारिक संबंध बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। चलिए, अब हमारे अगले दो पड़ोसी हैं नेपाल और भूटान, पर इनके बारे में जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म समझ लेते हैं। वो है लैंडलॉक्ड कंट्री। अ लैंडलॉक्ड कंट्री इज अ कंट्री दैट इज एंटायरली एनक्लोज्ड बाय लैंड। मतलब उस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। हिंदी में इसे कहते हैं भूपरिवेष्टित देश। अब सोचो, ऐसे देशों को ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए अपने पड़ोसी देशों के पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब देखते हैं नेपाल और भूटान को। दोनों ही लैंडलॉक्ड हैं, यानी जमीन से घिरी हुई, और पहाड़ी देश हैं। इनकी सीमाएं इंडिया और चाइना दोनों से मिलती हैं। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता 1950 की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी पर बेस्ड है, जिसके तहत नेपाली सिटीजन्स को इंडिया में आने, काम करने, ट्रेड करने की आज़ादी है। आपको 2015 का नेपाल अर्थक्वेक याद है? इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रीच एंड हेल्प। अब भूटान की बात करें तो इंडिया उसकी सुरक्षा यानी उसके डिफेंस की जिम्मेदारी उठाता है। साथ ही वहां के पानी से हाइडल पावर यानी पन बिजली बनाने में भी हम मदद कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया अपने पड़ोसियों का एक सच्चा साथी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट नेबर, म्यांमार। बच्चों, म्यांमार इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक दरवाज़ा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गेटवे टू द ईस्ट। इंडिया में जो रेल और रोडवेज डेवलप हो रही हैं, उनके थ्रू हम साउथ एशिया, मिडिल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सोचो, इससे इस पूरे रीजन में ट्रेड और एक्सचेंज कितना बढ़ेगा। इसके अलावा इंडिया म्यांमार से नेचुरल गैस भी इंपोर्ट कर सकता है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब हम म्यांमार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ऑंग सान सू की। उन्होंने वहाँ के मिलिट्री रिजीम यानी सेना शासन के खिलाफ एक बहुत लंबा संघर्ष किया और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने में एक क्रूशल रोल निभाया। उनके इस अमेजिंग स्ट्रगल के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए, अब हम इंडिया के सदर्न नेबर्स यानी दक्षिणी पड़ोसियों की तरफ चलते हैं। यहाँ हम श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में बात करेंगे, और साथ ही एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क को भी समझेंगे। द इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हिस्टोरिकली बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं, लेकिन 1985 के बाद श्रीलंका में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। वहाँ के तमिल्स और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच डिफरेंसेस के कारण वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता आ गई। उस मुश्किल वक्त में श्रीलंकन गवर्नमेंट की मदद के लिए इंडिया ने एक पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना भेजी थी। देखिए, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं मालदीव्स। ये इंडिया के साउथ में एक छोटा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड देश है। हमारी दोस्ती 1981 में ट्रेड से शुरू हुई थी। फिर हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करने में उनकी मदद की। 2006 से हम मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, और आज तो हमारी पार्टनरशिप स्पेस रिसर्च, टूरिज्म और आतंकवाद से लड़ने तक पहुंच गई है। देखा आपने कैसे रिश्ते वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है सार्क। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बेसिकली ये साउथ एशिया के देशों का एक संगठन है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द सिंबलिज्म इन द लोगो। इसके लोगो में जो आप 2 हाथ देख रहे हैं वो कोऑपरेशन को दर्शाते हैं, और ऊपर जो 7 कबूतर हैं वो 7 फाउंडिंग मेंबर्स और शांति यानी पीस को सिंबलाइज करते हैं। तो आइए, इसकी एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी? द ईयर इज 1985। बच्चों, इस साल को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। ये एग्जाम के लिए, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये अक्सर पूछा जाता है। तो सार्क को बनाने का एम क्या था? इसका मेन मकसद है साउथ एशियन देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सके। सभी सार्क देशों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी हटाना, एग्रीकल्चर का विकास करना और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाना।
और इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए सार्क देशों ने डिसाइड किया कि वो एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाएंगे। बच्चों, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहां मेंबर कंट्रीज आपस में बिना ज्यादा टैक्स या रिस्ट्रिक्शंस के आसानी से ट्रेड कर सकें। चलिए, अब आपके लिए कुछ सवाल, थोड़ा सोचिए। पहला, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग सार्क, यानी सार्क को क्यों बनाया गया था? अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट? दूसरा, हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर देयर इन सार्क टुडे? टेक्स्ट बुक में फाउंडिंग मेंबर्स की बात है, लेकिन आप सर्च कीजिए कि अभी कितने मेंबर्स हैं। और तीसरा, व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सार्क टॉपिक को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे फॉर श्योर। ओके, तो पड़ोसियों की बात हो गई, अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। इस पार्ट 2 के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में हम समझेंगे इंडिया के रिश्ते दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी सुपर पावर्स के साथ, अमेरिका और रशिया। और इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। इंडिया और अमेरिका, दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज। शुरुआत से ही अमेरिका हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई, थोड़ा टेंशन आ गया। फिर बहुत लंबी बातचीत चली, डिस्कशंस हुए, और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 2005 का सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। इस एक डील ने बच्चों सब कुछ बदल के रख दिया। आज हमारे रिश्ते बहुत से एरियाज में काफी स्ट्रांग हैं। तो सवाल उठता है कि इन दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत क्यों हैं? इसके कुछ की रीजंस हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, दोनों ही एक पावरफुल डेमोक्रेसीज हैं। दूसरा, अमेरिका में एक बहुत बड़ी और सक्सेसफुल इंडियन कम्युनिटी रहती है, जिन्हें हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस या NRIs कहते हैं। इन लोगों ने दोनों देशों के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज को बहुत मजबूत किया है। तीसरा, जब इंडिया ने फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया तो हमारे ट्रेड रिलेशंस और भी स्ट्रांग हो गए। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशंस के बाद अमेरिका को ये विश्वास हो गया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और अपने न्यूक्लियर वेपन्स का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट वाज अ रियल गेम चेंजर। इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने साइन किया था। अब इस अग्रीमेंट का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अमेरिका और दूसरे देश अब इंडिया को सिविलियन पर्पसेस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकते थे। इससे पहले इंडिया पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। इस डील ने इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया। अब चलते हैं इंडिया के एक और टाइम टेस्टेड फ्रेंड यानी रशिया की तरफ। इंडिया और रशिया, जो पहले सोवियत यूनियन था, के रिश्ते हमेशा से बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया 2 कैंप्स में बटी हुई थी, तब सोवियत यूनियन ने इंडिया का बहुत साथ दिया था। हम इस रिलेशनशिप को कुछ फेजेस में समझ सकते हैं। पहला, सोवियत एरा। 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई, जिसके बाद डिफेंस और टेक्नोलॉजी में हमारा कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोवियत यूनियन ने इंडिया को बहुत इकोनॉमिक और मिलिट्री हेल्प भी दी, लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो रशिया में इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण हमारे रिलेशंस थोड़े धीमे पड़ गए। फिर 1996 के बाद रिलेशंस धीरे धीरे फिर से इंप्रूव होने लगे और आज इंडिया और रशिया मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने से लेकर मिनरल ऑयल प्रोडक्शन तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जॉइंटली काम कर रहे हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दैट दिस इज अ टाइम टेस्टेड हिस्टोरिक रिलेशनशिप। तो बच्चों, हमने इस पार्ट 2 में इंडिया के अलग अलग देशों के साथ रिलेशंस को काफी डिटेल में समझा। अब लेट्स मूव टू आवर फाइनल सेक्शन और देखते हैं कि इस सब को एग्जाम के लिए समराइज कैसे करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। देखो, ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। इसको ध्यान से देखो। हमने हर कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन के नेचर को एक कीवर्ड दे दिया है, जैसे अफगानिस्तान हमारा डेवलपमेंटल पार्टनर, बांग्लादेश हमारा लिबरेटेड एलाय, USA स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रशिया टाइम टेस्टेड फ्रेंड। इन कीवर्ड्स के साथ हमने की एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन भी दिया है। एग्जाम में जब लॉन्ग आंसर लिखना हो तो आप इन कीवर्ड्स और एग्जाम्पल से अपने आंसर को एक बेहतरीन स्ट्रक्चर दे सकते हो। इसको स्टार मार्क कर लो। दिस टेबल इज योर की टू स्कोरिंग हाई मार्क्स। बच्चों, हमेशा याद रखो, फॉरेन पॉलिसी को समझना सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, ये दुनिया को समझना है। ये समझना है कि इंडिया का भविष्य, हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, और क्या पता कल आप ही इस भविष्य को बनाने वाले डिप्लोमैट या लीडर हो। इसलिए दिल लगाकर पढ़ो। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.